चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार के बारे में देखेंगे। तो मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविजन है, समाचार पत्र हो गए, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो, खेल और सीडी आदि हो गए। इन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों को, श्रोताओं को और पाठकों तक पहुंचती है। उन्हें कभी कभी जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। और आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। और मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रातः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियो या टेलीविजन चालू करते हैं अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। उन्हीं परिवारों के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फोन पर यह देखने के लिए नजर डालते हैं कि कोई मिस कॉल तो नहीं आया है। और अनेक नगरीय क्षेत्रों में नलसाज, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, रंगसाज और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग अपना एक मोबाइल फोन रखते हैं जिस पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानें एक छोटा टेलीविजन सेट भी रखने लगे हैं और आने वाले ग्राहक दुकानदारों से टेलीविजन पर दिखाई जा रही फिल्म या क्रिकेट मैच के बारे में छिटपुट बातचीत भी कर लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीविजन और इंटरनेट की सहायता से देश में रहने वाले अपने मित्र एवं परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। नगरों में रहने वाले प्रवासी कामगार वर्ग के लोग भी गांव में रहने वाले अपने परिवारों से दूरभाष द्वारा नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। और क्या आपने मोबाइल फोन के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा है? और क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फोन विविध प्रकार के सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और ये कैसे करते हैं? और क्या आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षण परिणाम इंटरनेट और मोबाइल फोन दोनों पर उपलब्ध कराते हैं। सच तो यह है कि इनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में सभी प्रकार के जनसंचार के साधनों का चमत्कारी रूप से विस्तार हुआ है। समाज शास्त्र के छात्र होने के नाते हमें इस वृद्धि के अनेक पहलुओं के बारे में भी जानने में रुचि रखनी चाहिए। और सर्वप्रथम जबकि हम वर्तमान संचार क्रांति की विशेषताओं को पहचानते हैं तो हमें कुछ पीछे जाकर विश्व में और भारत में आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि की रूपरेखा को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इससे हमें यह समझने की सहायता मिलेगी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही मास मीडिया की संचार और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों से निर्धारित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में प्रमुख रूप से राज्य या सरकार राज्य और विकास के बारे में उनकी सोच ने मीडिया को कितनी अधिक प्रभावी किया है और 1990 के बाद के भूमंडलीयकरण के दौरान में बाजार को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दूसरा, हमें यह समझने की अधिक सहायता मिलती है कि समाज के साथ जनसंपर्क के संचार के साधनों के संबंध कितने दृढ़नात्मक हैं और दोनों एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। और मास मीडिया की प्रकृति और भूमि उस समाज द्वारा प्रभावित होती है जिसमें यह स्थित होती है। और साथ ही समाज पर मास मीडिया के दूरगामी प्रभाव पर जितना बल दिया जाए थोड़ा होगा। और हम इस दृढ़नात्मक संबंध को उस समय देखेंगे और समझेंगे जब हम इस अध्याय यानी औपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका के बारे में, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में अंततः भूमंडलीकरण के संदर्भों में देखेंगे। और तीसरा, संचार के अन्य साधनों से भिन्न होता है और क्योंकि इससे विशाल पूंजी उत्पादन और औपचारिक संरचनात्मक संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि मास मीडिया की संरचना और प्रक्रिया के लिए राज्य और अथवा बाजार की प्रमुख भूमिका क्या होती है। मास मीडिया में ऐसे बहुत बड़े संगठनों के माध्यम से कार्य करते हैं जिनमें भारी पूंजी लगती होती है और
काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चौथा, इसका महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों के विभिन्न वर्ग के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि किसी तथ्य को पिछले अध्याय में डिजिटल अंतर यानी डिजिटल डिवाइड की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए देखते हैं आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ के बारे में। पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभिक प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रायन यानी छापा खान में के विकास के साथ हुआ था। और यानी प्रिंटिंग प्रेस का विकास के साथ हुआ था। और हालांकि बहुत से समाजों में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग प्रेस मुद्रण कला का इतिहास कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुआ था। और यह तकनीकी सर्वप्रथम जोहान गुटेनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई थी। प्रारंभ में छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रणालय के प्रथम उत्पादन साक्षर अभिजात लोगों तक ही सीमित थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर जब प्रौद्योगिकियों और परिवहन और साक्षरता में और आगे विकसित हुआ, तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पढ़ने या सुनने को मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़ते हुए महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। और इस संबंध में सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एडरसन ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ है और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे वे भी एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे हैं। इससे अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भाव उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार एडरसन के कथा अनुसार हम राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह मान सकते हैं। और यह याद कीजिए कि कैसे हमने 19वीं सदी के समाज सुधारक अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दे पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे पत्रों पर। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा। इसका उद्भव भारत के ब्रिटेन शासन द्वारा लाए गए संस्थागत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ और औपनिवेशिक भारत के उत्पीड़न उपायों का खुलकर विरोध करने वाले राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया और फिर उसे सही दिशा दिया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। इसका एक उदाहरण था इल्बर्टविल 1883 के विरुद्ध आंदोलन के है और राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी मातृभूमि और अमृत बाजार पत्रिका जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को औपनिवेशिक सरकार की अप्रशंसा सहनी पड़ी और लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा और वे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की भी मांग की थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य यानी सरकार के स्वामित्व में था और इसलिए उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्त नहीं किया जा सकते थे। यद्यपि समाचार पत्र एवं फिल्में दोनों में स्वायत्तता थी, लेकिन ब्रिटिश राज्य उन पर कड़ी नजर रखती थी। अंग्रेजी या देसी भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत व्यापक रूप से नहीं होता था क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनकी वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था क्योंकि खबरें और सूचनाएं वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक केंद्रों जैसे बाजारों तथा व्यापारिक केंद्रों और न्यायालयों तथा कस्बों में पढ़ी जाती थी और पत्रिकाओं यानी प्रिंट मीडिया में जनमत के विभिन्न आयाम होते थे जिनमें स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए जाते थे और ये विभिन्न विचार भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जारी रहा।
बॉक्स में है कि हालांकि राजा राम मोहन राय ने पहले भी लोग राजा राम मोहन राय के से पहले भी लोगों ने कुछ समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रारंभ किए थे, और परंतु राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला भाषा में 1821 में प्रकाशित किया गया जो संवाद कौमुदी थे सर्वप्रथम, और फारसी में था 1822 में प्रकाशित मीरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिनमें राष्ट्रवादी एवं लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद फरदून जी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने 1822 में मुंबई समाचार नामक एक दैनिक पत्र शुरू किया था। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में बंगला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। उसके बाद टी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में 1861 में हुआ था। उसके बाद दी पायनियर इलाहाबाद में 1865 में चालू हुआ। दी मद्रास मेल यह 1868 में हुआ था। उसके बाद दी स्टेट्समैन कोलकाता में 1878 में हुआ था। उसके बाद दी सिविल एंड मिलिट्री गजर ये लाहौर में 1876 में शुरू हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में मास मीडिया पर एक दृष्टिकोण देखें। पहले स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा, और मीडिया से यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था, और विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। तब मीडिया को अपृष्टता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार और उसके विधवा बहिष्कार जैसे सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा यानी फेथ हीलिंग जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। और एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए एक तर्क संगत एवं वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार फिल्में और वृत्त चित्र प्रस्तुति करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमा घर में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। उसके बाद रेडियो के बारे में देखें तो रेडियो प्रसारण जो 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई में परिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के जरिए भारत में शुरू किया गया था, और 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया। और तब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे, और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। और 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। चूंकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदारी माना जाता था, इसलिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से समाचार, सामयिक विषय और विकास पर चर्चाएं होती थी। नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसे तत्कालीन के युग चेतना का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आकाशवाणी से प्रसारणों से कुछ अंतर हुआ। जैसे 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी तो आकाशवाणी ने ही देहातों में उन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान चलाया, जिनमें अपने अभियान चलाने का अपने जिम्मे लिया। और वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्षों से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही। और इस प्रयोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए थे। और इन कार्यक्रमों की इकाइयों में इकाइयों के विषय के विशेषज्ञ शामिल थे जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किए थे जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित भी करते थे।
उसके बाद एक है अमृता राय, बाद में मालिक बनी है। तो अमृता राय ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में डिस्क जॉकी के रूप में देखें तो 1944 में कार्यरत थी। और प्रसिद्ध जनसंपर्क एवं चलचित्र समालोचक अमिता ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्यारंभ किया और उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं थी। तत्पश्चात ये बीबीसी और सीबीसी एवं प्रसारण के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। और ये महिलाएं पत्रकारों में वरिष्ठ थे और चलचित्र, रेडियो और दूरदर्शन समालोचना और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती थी। आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल विविध भारत भी थी और जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्यतः हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। और 1947 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया, जो जल्द ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए एक कमाऊ चैनल बन गया। उसके बाद जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, तब उस समय आकाशवाणी यानी AIR के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशन की आधारभूत संरचना थी, जो महानगरों में स्थित थे। देश की 35 करोड़ जनसंख्या के लिए कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट ही थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। और इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली। और यह भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। और प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रेडियो सेटी की उच्च कीमत थी। और लेकिन 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर यानी बिजली की बजाय बैटरी से चलने लगे और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। और साथ ही उनकी कीमतों भी बहुत अधिक घट गई थी। अब वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि लगभग 11 करोड़ परिवार यानी भारत के संपूर्ण घर परिवारों के 2/3 भाग में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। और उनमें से 1/3 में से भी अधिक घर परिवार ग्रामीण थे। और आज तक आकाशवाणी 480 स्टेशनों तक ही पहुंच गया है और 681 ट्रांसमीटर देश के 92% क्षेत्र में फैली 99% आबादी को केवल कवर करती है। उसके बाद बॉक्स में जैसे दिया गया युद्ध, विपदा और आकाशवाणी के विस्तार में थोड़ा देखें। यह एक रोचक तथ्य है कि युद्ध और विपदाओं के कारण आकाशवाणी के क्रियाकलापों में विस्तार हुआ है इसके। और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इकाई की स्थापना की। और अगस्त 1971 में जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवा प्रभाग ने 6 बजे प्रातः से मध्यरात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। और फिर 1991 के एक और संकट में राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद भी आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम भी उठाया था। उसके बाद टेलीविजन की भूमिका के बारे में देखें। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काफी पहले यानी 1959 में ही टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया गया था। और आगे चलकर अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग यानी साइट प्रयोग के अंतर्गत टेलीविजन ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किया। ये शैक्षणिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे तक 24 टीवी सेतु पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। और इसी बीच दूरदर्शन के अंतर्गत 4 यानी दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविजन केंद्र स्थापित किए गए थे। तत्पश्चात एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में
3 और केंद्र खोल दिए गए और प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचार पत्रों, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम और मनोरंजन के कार्यक्रम सम्मिलित थे। जब कार्यक्रम वाणिज्यिक हो गए और उनमें इन कार्यक्रमों के प्रयोजकों के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे तो लक्ष्यगत दर्शकों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा और मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हो गई, जो नगरीय उपभोक्ता वर्ग के लिए ही होते थे। दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविजन प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ और वर्ष 1984 से 85 के दौरान टेलीविजन ट्रांसमीटरों की संख्या देश भर में बढ़ गई और फलस्वरूप जनसंख्या का 1:12 अनुपात उसमें सम्मिलित हो गई। और यही वह समय था जब हम लोग यानी 1984 से 85 में हम लोग और बुनियादी जैसे सॉप ओपेरा प्रसारित किए गए और यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए भी भारी मात्रा में विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित किया। जैसे कि आगे चलकर रामायण 1987 से 88 में प्रारंभ हुआ और महाभारत 1988 से 90 और महाकाव्यों के प्रसारण से भी हुआ। आज टेलीविजन उद्योगों की स्थिति इस प्रकार है, जैसे ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2015 से 16 से स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीवी बाजार है और उद्योग विभाग के अनुमान के मुताबिक मार्च 2016 तक मौजूदा 2841 मिलियन घरों में 18.1 करोड़ के आसपास टेलीविजन सेट है, जो कि केबल टीवी सेवाओं, उसके बाद डीटीएच सेवाओं, दूरदर्शन के एक स्थलीय टीवी नेटवर्क के अतिरिक्त आईपीटीवी सेवाओं के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद बॉक्स में है कि हम लोग एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखें तो हम लोग भारत का सबसे पहला लंबे समय तक चलने वाला सॉप ओपेरा था और उसके बाद इस नए सबसे पहले पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में मनोरंजन संदेश ने शैक्षणिक अंतः वस्तु का जानबूझकर समावेश करते हुए मनोरंजन शिक्षा की संयुक्त रणनीति का उपयोग किया था और हम लोग के करीब प्रोग्राम था। हम लोग के करीब 156 कथांश यानी एपिसोड था। 156 एपिसोड 1984 से 85 के दौरान 17 महीने तक हिंदी में प्रसारित किए गए और इस टेलीविजन कार्यक्रम में हम लोग इस टेलीविजन कार्यक्रम ने सामाजिक विषयों जैसे लैंगिक समानता, छोटा परिवार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 22 मिनट के प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक विख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार 30 से 40 सेकेंड के एक उपसंहार के रूप में उस एपिसोड से प्राप्त सबक को संक्षेप में प्रस्तुत करते थे और अशोक कुमार नाट्य प्रसंगों को प्रदर्शकों के दैनिक जीवन से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक निर्दयनीय पात्र जो शराब पीता था और अपनी बीवी को मारता पीटता था, उस पर टिप्पणी करते हुए दर्शकों से यह पूछा कि आपके विचार से बसेसर राम जैसे लोग इनकी ये इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हैं और फिर दोबारा ऐसे बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो शराब पीने की लत को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? उसके बाद हम लोग के दर्शकों के बारे में अध्ययन करने से दर्शक वर्ग के सदस्यों एवं उनके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि के पारासामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवास कक्षों में एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपनी दैनिक कार्यों से यथोचित परिवर्तन कर लिए थे और अन्य कई व्यक्तियों ने बताया कि वे टेलीविजन सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे। उदाहरण के लिए कि बड़की चिंता मत करो, यानी जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो और हम लोगों को देखने वालों की
संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। और इस सॉप ओपेरा का एक असामान्य पक्ष यह था कि दर्शकों से इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुए थे। और वे इतने अधिक होते थे कि उनमें से अधिकांश तो दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले ही नहीं जाते थे। उसके बाद एक और है कि हम लोग के विज्ञापन के एक नए उत्पाद मैगी 2 मिनट नूडल्स की बढ़ावा दिया, जो टेलीविजन के विज्ञापन की शक्ति और दूरदर्शन के वाणिज्यीकरण के प्रारंभ को वही दर्शाता है। उसके बाद मुद्रण माध्यम देखें यानी प्रिंट मीडिया के बारे में देखें तो प्रिंट मीडिया की भूमिका के बारे में देखें तो प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम के प्रारंभ और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रसार तथा राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों में उसकी भूमिका के बारे में जाना जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा और इसके लिए वह विकासात्मक मुद्दों को उठा रहा और बहुत बड़े भाग के लोगों को आवाज को बुलंद करता रहा। नीचे के बॉक्स में दिया गया है कि संक्षिप्त उदाहरण आपको प्रिंट मीडिया के उस प्रतिबद्धता से अवगत करेगा जैसे कि भारत में पत्रकारिता को एक अंतरात्मा से प्रेरित कार्य माना जाता था। जब स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में तेजी आई और एक आधुनिक रूप धारण करते हुए समाज में जीवन निर्माण के नए शैक्षिक अवसर उत्पन्न हुए तो देशभक्तिपूर्ण और सामाजिक सुधार के आदर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवजन पत्र पत्रिकाओं की ओर आकर्षित हुए। जैसे कि अक्सर ऐसे कामों में हुआ करता था और इस आजीविका में पैसा बहुत कम था और इस आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में रूपांतरित होने में लंबा समय लगा। यह रूपांतरण हिंदू जैसे समाचार पत्र के स्वरूप में आए और परिवर्तन से प्रतिबिंबित होता है, जो प्रारंभ में विशुद्ध सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवा भाव को लेकर चलता था पर आगे चलकर व्यापारी उद्यम में बदल गया और हालांकि उसमें सामाजिक और जन सेवा का भाव भी रहा है। उसके बाद मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई। सौभाग्यवश वह समय समाप्त हो गया और 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई और भारत अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने स्वतंत्र मीडिया पर तर्कसंगत या समर्थनीय गर्व कर सकता। और उसके बाद अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंध संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक ऐसे औपचारिक संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है और यह भी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार संरचना तथा विषय वस्तु की दृष्टि से बदलता रहा है। और अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समयों पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है और कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है और कुछ अन्य समयों पर बाजार को भी निभानी होती है। भारत में यह स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह बहस में छिड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। आगे भाग में हम इन नई बातों पर भी विचार करेंगे। भूमंडलीकरण और मीडिया के बारे में देखें। हम पिछले अध्याय में भूमंडलीकरण के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रांति के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडिया के हमेशा अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं, जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना। किंतु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनियां राष्ट्रीय सरकारों के विनियम का पालन करते हुए विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रही और मीडिया उद्योग भी कई अलग अलग सेक्टरों में विभाजित था, जैसे कि सिनेमा, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, जो एक दूसरे से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करते रहे। और पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुए हैं और राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है। और नवीन औद्योगिकरण ने मीडिया के विभिन्न रूपों को, जो पहले अलग अलग थे, अब आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं।
और हमने संगीत उद्योग और उस पर परे भूमंडलीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। मास मीडिया में जो परिवर्तन हुए वे इतने अधिक है कि यह अध्ययन संभवतः उनके बारे में आपको एक विखंडित जानकारी ही दे पाएगा। युवा पीढ़ी के एक सदस्य होने के नाते आप यहाँ दी गई समझ के आधार पर और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम यहाँ यह देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया यानी मुख्यतः समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी मुख्यतः टेलीविजन और रेडियो में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। उसके पहले बॉक्स में देखें भूमंडलीकरण और संगीत का मामला में यह तर्क दिया जाता है कि संगीतात्मक रूप वह होता है जो किसी अन्य रूप से तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि संगीत उन लोगों तक ही आसानी से पहुंच जाता है जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते और व्यक्तिगत स्टीरियो प्रणालियों में संगीत टेलीविजन जैसे कि MTV और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD तक प्रौद्योगिकी के विकास में भूमंडलीकरण आधार पर संगीत के वितरण के लिए नए और अधिक परिष्कृत तरीके प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद मीडिया के रूपों का विलय के बारे में देखें, विलयन के बारे में। यद्यपि संगीत उद्योग कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय समूहों के हाथों में अधिकाधिक रूप से केंद्रित होते जा रहे हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से संगीत को स्थानीय संगीत की दुनिया से CD या कैसेट के रूप में खरीदने के स्थान पर डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। भूमंडलीय संगीत उद्योग में इस समय अनेक फैक्ट्रियों, वितरण श्रृंखलाओं, संगीत की दुकानों और बेकरी कार्यक्रमों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। और यदि इंटरनेट इन सभी तत्वों की आवश्यकता को समाप्त कर संगीत को सीधे डाउनलोड कर बेचना संभव कर सकेगा तो फिर संगीत उद्योग में बाकी क्या बचेगा। और क्या आप संगीत उद्योग पर मोबाइल एप्लीकेशन के प्रभाव को कैसे देखते हैं कि मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया के बारे में विस्तार से तो हम यह देख चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं कितने महत्वपूर्ण थे। अक्सर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेलीविजन और इंटरनेट के विकास में ऐसे प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो गया है, किंतु भारत में हमने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ते हुए देखा है। जैसे कि बॉक्स में बताया गया है कि नई प्रौद्योगिकी ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद की है। बड़ी संख्या में चमकदार पत्रिकाएं भी बाजार में आ रही है। जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की इस आश्चर्यजनक वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, ऐसे साक्षर लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है जो शहरों में प्रवसन कर रहे हैं। और 2003 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण की 64,000 प्रतियां छपती थी, जो 2005 तक बढ़कर 4,25,000 हो गई। इसका कारण यह था कि दिल्ली की 1,40,00,000 की जनसंख्या में से 52% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से आए हैं और इनमें से 47% लोगों को पृष्ठभूमि ग्रामीण है और उनमें से 60% लोग 40 वर्ष से कम आयु के हैं। और दूसरा, छोटे कस्बों और गांवों में पाठकों की आवश्यकताओं शहरी पाठकों से भिन्न होती है और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मलयानी, मनोरमा और ईनाडू जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पात्रों ने स्थानीय समाचारों की संकल्पना को एक महत्वपूर्ण रीति से जिला प्रसंस्करण और आवश्यकता अनुसार ब्लॉक प्रसंस्करण के माध्यम से प्रारंभ किया है। और एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र दीन तंती ने हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाया और परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। और दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि के कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधी रणनीति है, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। और इससे हम फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक है।
और जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय दैनिक कहा जाता है, सभी पत्रों में पढ़े जाते हैं और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रसार राज्यों तथा अंदरूनी ग्रामीण प्रदेशों में बहुत अधिक बढ़ गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने, एक ओर जहां अपनी कीमत घटा दी है, वहीं दूसरी ओर एक साथ अनेक केंद्रों में अपने अलग अलग संस्करण निकालते हैं। और बहुत से लोगों को यह डर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्थान से प्रिंट मीडिया के प्रसार में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वस्तुतः यह विस्तार ही हुआ है। किंतु इस प्रक्रिया के कारण अक्सर कीमतें घटानी पड़ती है और परिणाम स्वरूप विज्ञापनों के प्रयोजकों पर निर्भरता बढ़ गई, कि जिसके कारण अब समाचार पत्रों की विषय वस्तु में विज्ञापन दाताओं की भूमिका बढ़ गई है। उसके बारे में जैसे 7.11 में इस व्यवहार पर तर्क भी दिया गया है। जैसे 7.11 में है कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं। जैसे समाचार पत्रों का यह प्रयत्न रहा है कि उनके पाठक बढ़े और वे स्वयं विभिन्न समूहों तक पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदत बदल गई है, जबकि वृद्धजन पूरा समाचार पत्र पढ़ते हैं। युवा पाठक अक्सर अपनी अपनी विशिष्ट रुचियां रखते हैं और उन्हीं के अनुसार वे खेल, मनोरंजन या सामाजिक गपशप जैसे विषयों के लिए निर्धारित पृष्ठों पर सीधे पहुंच जाते हैं। पाठकों की रुचियों में भिन्नता होने का निहितार्थ यह है कि समाचार पत्र को भी विभिन्न प्रकार की कहानियां रखनी चाहिए जो विभिन्न रुचियों के पाठकों को आकर्षित कर सके। इसलिए समाचार पत्र अक्सर सूचना तथा मनोरंजन दोनों के मिश्रण का समर्थन करते हैं, ताकि सभी प्रकार के पाठकों की रुचि बनी रहे। समाचार पत्र का प्रकाशन अब कतिपय परंपराबद्ध मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं रहा है और समाचार पत्र अब उपभोक्ता वस्तु बन गए हैं और जब तक संख्या बड़ी है, सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। एक और बॉक्स है कि समाचार पत्र उत्पादन में परिवर्तन यानी प्रौद्योगिकी की भूमिका देखें तो 1980 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक पूर्ण रूप से स्वचालित हो गए और इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया। और ऐसे दो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण संभव हुआ लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय इलाके के नेटवर्क के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की नेटवर्क व्यवस्था और समाचार निर्माण के लिए न्यूज मेकर जैसे तथा अन्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग से और बदलती हुई प्रौद्योगिकी ने संवाददाता की भूमिका और कार्यों को भी बदल दिया है। एक संवाददाता के पुराने आधारभूत उपकरण एक आशुलिपि पुस्तिका और पेन टाइप राइट और पुराना सादा टेलीफोन का स्थान एक छोटे डिजिटल रिकॉर्डर और लैपटॉप या एक पीसी मोबाइल या सैटेलाइट फोन और मॉडेम डिश और एंटीना जैसे कुछ अन्य उपकरणों ने ले लिया है। और समाचार संग्रहण कार्य में आए इन सभी प्रौद्योगिकी के परिवर्तन ने समाचारों की गति को बढ़ा दिया है और समाचार पत्रों के प्रबंधक वर्ग को अपनी कार्यवधि को भी बढ़ाने में सहायता दी है। अब वे अधिक संख्या में प्रसंस्करण निकालने की योजना बनाने और पाठकों को नवीनतम समाचार देने में सक्षम हो गए। अब देसी भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रत्येक जिले के लिए अलग संस्करण निकालने के लिए इन नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि मुद्रण केंद्र को सीमित है पर संस्करण की संख्या कई गुना बढ़ी है, मुद्रण कर्ण सीमित हो गई है और प्रसंस्करण की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मेरठ से निकलने वाले अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों की श्रृंखला समाचार एकत्रित करने और चित्रात्मक सामग्री में सुधार करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। और इस समाचार पत्र के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से निकलने वाली अपनी सभी 13 संस्करणों की सामग्री देने के लिए लगभग 100 संवाददाता और कर्मचारी और लगभग इतने ही फोटोग्राफर का एक नेटवर्क है और सभी 100 संवाददाता समाचार पत्र भेजने के लिए पीसी और मॉडेम उपकरणों से सुसज्जित है और फोटोग्राफ अपने साथ डिजिटल कैमरा भी रखते हैं और डिजिटल चित्र मॉडेम के माध्यम से केंद्रित समाचार कक्ष को भी भेजे जाते हैं।
एक और बॉक्स है कि भारत में समाचार पत्रों के प्रसार में परिवर्तन के बारे में। तो भारतीय पाठक सर्वेक्षण 2019 के हाल के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में पाठकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में पिछले वर्षों काफी अधिक वृद्धि हुई है और वह 2019 में 19.1 करोड़ से बढ़कर 42.5 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या 3.1 करोड़ के आसपास अपरिवर्तित ही रही है। 2005 में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण जो 7.4 करोड़ पाठक और दैनिक भास्कर में 5.1 करोड़ पाठक के साथ सूची में सबसे ऊपर है, और जबकि दी टाइम्स ऑफ इंडिया और दी हिंदू अंग्रेजी के दैनिक है और जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ पाठकों वाले कुल सर्वोत्तम 10 दैनिक में से 6 हिंदी के और 1 तमिल के और 2 मलयालम और 1 अंग्रेजी के हैं। उसके बाद टेलीविजन के देखें, टेलीविजन की भूमिका के बारे में। तो 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था। 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई और वर्ष 2020 में जब दूरदर्शन 35 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, गैर सरकारी टेलीविजन नेटवर्क की संख्या 900 के आसपास थी और गैर सरकारी उपग्रह टेलीविजन में कई आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुए निर्णात्मक विकासों में से एक है। अब वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे और जब यह संख्या बढ़कर 2005 में 19 करोड़ हो गई और वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। अब टीवी रखने वाले सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह ग्राहकी यानी सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन पहुंच गई थी और 1991 के खाड़ी युद्ध में यानी जिसने CNN चैनल को लोकप्रिय बनाया और उसी वर्ष हांगकांग के हमपुआ हचिनसन समूह द्वारा प्रारंभ किए गए और स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आगमन का संकेत दिया था। 1992 में हिंदी आधारित उपग्रह मनोरंजन चैनल जी टीवी ने भारत को केवल टेलीविजन को अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया। वर्ष 2002 तक आते आते भारत में 40 से गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिसमें से कुल ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण पर ही केंद्रित थे, जैसे कि सन टीवी, ईनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशिया नेट। इस बीच जी टीवी ने भी कई केंद्रीय नेटवर्क शुरू किए जो मराठी, बंगला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं केबल टेलीविजन उद्योग भी भारत में बड़े बड़े शहरों में तेजी से पनपता जा रहा था और VCR ने दूरदर्शन की एकल चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक विकल्प प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दी थी और निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेजी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रम में अधिकतर देसी और आयाती दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक के दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे और केवल चलाने वालों की संख्या जो 1984 में 100 थी वहीं बढ़कर 1988 में 1200 हो गई, 1992 में 15,000 हो गई, 1999 में 60,000 हो गई थी। स्टार टीवी, MTV, चैनल बी और सोनी जैसी अन्य अनेक राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कंपनियों के आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय युवाओं और भारतीय संस्कृति पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता हुई, लेकिन अधिकांश पर राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों ने अनुसंधान के माध्यम से यह जान लिया कि भारतीय दर्शकों
दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने के में चिर परिचित कार्यक्रम का प्रयोग ही अधिक प्रभावी होगी। लेकिन सोनी इंटरनेशनल की प्रारंभिक रणनीति यह रही कि हर सप्ताह 10 से हिंदी फिल्मों प्रसारित की जाएगी और बाद में अब जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले तब धीरे धीरे इनकी संख्या घटा दी जाएगी। अब जब अधिकतर विदेशी नेटवर्क या तो हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का एक हिस्सा हो गए और अथवा नए हिंदी चैनल जैसे स्टार प्लस की शुरू किए गए और स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोहरी कमेंट्री अथवा हिंदी में एक ऑडियो साउंड टेक चलाते हैं और बड़ी कंपनियों ने बंगला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू किए। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाया गया। स्टार प्लस चैनल जो प्रारंभ में हांगकांग से संचालित पूर्ण रूप से सामान्य मनोरंजन का अंग्रेजी चैनल था, उसने अक्टूबर 1996 से शाम 7 से 9 बजे के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम देने शुरू कर दिए और फिर फरवरी 1999 में वह पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गया और उसके सभी अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को जो कि इस नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है उसको दे दिया गया। और इस परिवर्तन को प्रोत्साहित देने वाले विज्ञापनों में इंग्लिश का यह नारा शामिल था कि जैसे आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। और स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों को छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे और क्योंकि उन्हें यह प्रेरित होने लगा कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब भाषा कोई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। और क्या आपने कभी कोई डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है और उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होती है। समाचारों को पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक तत्कालिक, लोकतंत्रात्मक और आत्मीय बना दिया गया है। टेलीविजन ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ावा दिया है और हर बीतते हुए वर्ष के साथ वह अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है और इससे हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होते हैं कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को उपेक्षा तो नहीं की जा रही है और हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं और उनके सबके साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन या रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, अंतरक्रियात्मक प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन और हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविजन ने महान सितारों का एक नया वर्ग पैदा कर दिया है जिनके नामों से हर घर परिवार सुपरिचित हो गया है और लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिद्वंदता में किस्से भरे होते हैं और कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के रूप पर तैयार किए गए हैं। इनमें से किन कार्यक्रमों को अंतरक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, वार्ता प्रदर्शन और यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है, इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। उसके बाद रेडियो के बारे में देखें तो वर्ष 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घर परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में 12 करोड़ से भी अधिक रेडियो सेटों पर सुने जा सकते थे। 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले MF रेडियो स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई और श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए ये निजी तौर पर चलाए जा रहे थे। रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते थे चूंकि गैर सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले FM चैनलों को कोई राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए इनमें से बहुत से चैनल अपने श्रोताओं को लुभाते देखने के लिए किसी विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीत में अपनी विशेषता रखते हैं और ऐसे एक FM चैनल का दावा है कि वह दिन भर हिट गानों को ही प्रसारित करता है। अधिकांशतः FM चैनल जो
कि युवा शहरी व्यावसायिकों को तथा छात्रों में लोकप्रिय है, अक्सर मीडिया समूह के होते हैं। और ऐसे रेडियो मिर्ची टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का है, और उसके बाद रेड FM लिविंग मीडिया का, और उसके बाद रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में थे। लेकिन नेशनल पब्लिक रेडियो यानी USA अथवा BBC यानी यूके के हैं, और जैसे स्वतंत्र रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण में संलग्न है, हमारे प्रसारण परिदृश्य से बाहर है। और दो फिल्मों रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोनों ही फिल्में समकालीन परिवेश से की है, और रंग दे बसंती के एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सेल कॉलेज छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री की हत्या कर देता है, और फिर जनता तक अपना संदेश प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी को अपने कब्जे में कर लेता है। जबकि लगे रहो मुन्ना भाई में नायिका एक रेडियो जॉकी है जो अपनी आत्मीय पुकार गुड मॉर्निंग इंडिया से देश को जगाती है, और नायक भी एक लड़की के जीवन को बचाने के लिए रेडियो स्टेशन का सहारा लेता है। और FM चैनलों के प्रयोग की संभावनाएं अत्यधिक है। रेडियो स्टेशन के और अधिक निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों के उद्भव के परिणाम स्वरूप रेडियो स्टेशनों का और अधिक विकास होगा, और स्थानीय समाचारों को सुनने की मांग बढ़ती जा रही है। उसके बाद भारत में FM चैनलों को सुनने वाले घरों की संख्या में स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का स्थान ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया है। नीचे बॉक्स में दी गई है कि सामग्री से न केवल एक ग्रामीण युवक की चतुराई का पता चलता है, बल्कि स्थानीय संस्कृतियों के पोषण की आवश्यकताओं को भी प्रकट करता है। जैसे है कि संभवतः यह संपूर्ण एशियाई उप महाद्वीप के एकत्र ग्रामीण FM रेडियो स्टेशन है, और यह प्रसारण उपकरण जिसकी कीमत बहुत अधिक है, और शायद दुनिया भर में सबसे सस्ता उपकरण हो, लेकिन स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यह बहुत प्यारा है। भारत के उत्तरीय राज्य बिहार में एक सुहावनी सुबह को राघव महतो नाम का एक युवक अपने घर में विकसित FM रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए तैयार होता है, और मरम्मत सेवा प्रदान करने वाले राघव की छोटी सी दुकान और रेडियो स्टेशन के 20 किलोमीटर के घरों में रहने वाले हजारों ग्रामवासी अपने प्रिय स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए अपने रेडियो सेट चालू करते हैं। थोड़ी सी घबराहट की आवाज के बाद एक युवा का आत्मविश्वासपूर्ण स्वर रेडियो तरंगों पर तैरने लगते हैं, और सुप्रभात राघव FM मंसूरपुर में स्वागत करता है। और अब आपके मनपसंद गाने सुनिए, इसकी घोषणा राघव के मित्र और कार्यक्रम संचार शंभू के स्वर में सुनाई पड़ती है, जो स्थानीय संगीत की टेपी के ढेर से घिरा हुआ सेलो टेप का प्लास्टर लगे माइक्रोफोन से बोलता है। और अगले 12 घंटे तक राघव महतो का निर्जन FM रेडियो स्टेशन फिल्मी गाने सुनाता है, और HIV तथा पोलियो जैसे बीमारियों के बारे में सार्वजनिक हित को खबर और सजीव स्थानीय समाचार भी देता है, जिनमें खोए गए बच्चों और नई खुलने वाली स्थानीय दुकानों की खबरें भी शामिल होती है। और उसके बाद राघव और उसका मित्र शंभू राघव की छप्पर वाली दुकान प्रिय इलेक्ट्रॉनिक शॉप में से अपना देसी रेडियो स्टेशन चलाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इस तथ्य पर अधिकतर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। यह अध्याय हमारे जीवन में हुए रेडियो संबंधी सभी अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता। यह तो हमें यही समझा सकता है कि मास मीडिया समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें मीडिया के अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। यह आयाम है कि राज्य और बाजार के साथ मीडिया का संबंध और इसका सामाजिक संगठन एवं प्रबंधन, पाठकों एवं श्रोताओं तथा दर्शकों के साथ इसके संबंध आदि है। और दूसरे शब्दों में यह उन नियंत्रण जिनके अंतर्गत रहकर मीडिया अपना काम करता है, और उनके तरीके जिनसे यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं, उस पर दृष्टिपात भी किया गया है।